Hello guys, I'm Praveen and welcome back to another video lecture of Array Data Structure। आज की वीडियो में हम इंसर्शन ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक एरे को पहले क्रिएट करेंगे। इंसर्शन हम बेसिकली इसमें 3 टाइप से करा सकते हैं, एट बिगिनिंग, एट एनी पोजीशन और एट एंड। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम लोग यहाँ से कोड करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड कराते हैं। हैज़ इंक्लूड stdio.h। थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। अब हम लोग एक एरे डिक्लेयर करते हैं जिसका डेटा टाइप इंट लेंगे और एरे का नाम हम लोग ए ले लेते हैं और उसकी मैक्सिमम साइज हम लोग 10 रख देते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे माइक्रो भी एक डिफाइन कर लेते हैं। हैश डिफाइन मैक्स 10। अब हम लोगों ने यहाँ किया क्या है कि 10 को हम लोगों ने मैक्स का नाम दे दिया है। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी हम लोग अपने प्रोग्राम में 10 का यूज़ करेंगे वहाँ पे हम 10 का यूज़ ना करके मैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 10 की प्लेस पे हम मैक्स लिख लेते हैं। नाउ अब हम लोग एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप का, इंट साइज। अब इससे होगा क्या कि हमारे मेमोरी ब्लॉक में एरे जो है वो 10 ब्लॉक ऑक्यूपाइड कर लेगा। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि पहला ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, तीसरा ब्लॉक, ऐसे करते करते लास्ट ब्लॉक जो है वो A9 है। हमारे एरे की मैक्सिमम साइज 10 थी, लेकिन जो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई वो 0 to 9 गई। हम लोगों ने एड्रेस को सपोज किया है कि एड्रेस हमारा 1000 से स्टार्ट हो रहा है और ये जो ब्लॉक है वो कंटिन्यूअस मेमोरी में एलोकेट हुई है। तो अब हम लोग आगे कोड करते हैं और साथ में डायग्राम को थोड़ा समझते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्रिएट फंक्शन एक बनाते हैं, वॉइड क्रिएट। अब हम लोग इस फंक्शन में करने क्या वाले हैं कि यूज़र से हम लोग पूछने वाले हैं कि वो कितने साइज़ की एरे चाहता है। बट कंडीशन ये होगी, जो यूज़र साइज़ देगा उसकी साइज़ जो है वो मैक्सिमम साइज़ जो हम लोगों ने ली है 10, उससे कम की होनी चाहिए। तो पहले हम लोग यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंट एफ एंटर द साइज ऑफ एरे। साइज ऑफ एरे \n का यूज़ कर लेते हैं न्यू लाइन के लिए। नाउ अब हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम scanf फंक्शन का यूज़ करेंगे। scanf %d। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो कि हमें इंटीजर वैल्यू लेना है तो हम %d का यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें कैरेक्टर लेना होता तो हम इस प्लेस पे %c का यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हमें फ्लोट वैल्यू लेनी होती तो हम इस प्लेस पे %f का यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम लोग जो यूज़र से इनपुट लेंगे वो एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो उस वेरिएबल का नाम हम लोग लिख देते हैं साइज। अब इस साइज वेरिएबल को हमें लोकल में डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इस साइज वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया है। अब सपोज कीजिए यूज़र ने जो हमें साइज दिया है वो साइज है 5, तो साइज इक्वल्स टू हम लोग लिख लेते हैं 5। इससे होगा क्या कि यूज़र को ये 5 ब्लॉक जो हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। अब यूज़र चाहे तो इसमें वैल्यू इंसर्ट करा सकता है। अच्छा, आप लोग अब सपोज कीजिए यूज़र ने अगर साइज़ जो है वो 12 इनपुट कराई होती तो क्या प्रॉब्लम आता। प्रॉब्लम ये आता कि हमारा जो एरे का मैक्सिमम साइज़ है वो है 0 to 9, मतलब 10 ब्लॉक हैं। अब यूज़र को चाहिए 12 ब्लॉक, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो अब क्या करना होगा, हमें अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी लाइन लिखनी होंगी जिससे अगर यूज़र मैक्सिमम साइज से ऊपर की वैल्यू देता है तो उसे एक मैसेज मिलना चाहिए, इनवैलिड साइज। और वो अगर मैक्सिमम साइज से कम की लिमिट देता है, मतलब मैक्सिमम साइज से कम की साइज़ अगर इनपुट कराता है, तो यूज़र को ब्लॉक ऑक्यूपाइड हो जाएंगे और वो उसमें चाहे तो इनपुट करा सकता है। तो चलिए उसके लिए हम लोग कोड लिखते हैं, उसके बाद साथ में समझते चलेंगे। तो पहले हम लोग वो कंडीशन लिख लेते हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकें। इफ़ साइज इज़ ग्रेटर देन मैक्स, अगर यूज़र जो साइज देता है उसकी साइज मैक्स
जो हमारी मैक्सिमम एरे की साइज़ है उससे अधिक की साइज़ हो गई, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो यूज़र को यहाँ पे सिंपल सा एक मैसेज मिलना चाहिए, इनवैलिड साइज़। \n। अब क्या होगा कि अगर यूज़र ने जो मैक्सिमम साइज़ है, मतलब कि साइज़ उसने मान लिया 12 दी, अगर वो मैक्सिमम साइज़ 10 से ग्रेटर देन हुई तो यूज़र को सिंपल सा एक मैसेज मिल जाने वाला है, इनवैलिड साइज़। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब जो साइज़ है, यूज़र ने जो साइज़ दी है वो हमारे मैक्सिमम साइज़ से कम की लिमिट होती है, तो वो चाहे तो उसमें इनपुट करा सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रिंट एफ इंटर द एरे एलिमेंट, इंटर द एरे एलिमेंट \n। हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं, आप चाहो तो वाइल लूप, डू वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ। फॉर, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग i, जिसे हम लोग 0 से इनिशियलाइज करा देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं, i की वैल्यू जब तक लेस देन और इक्वल साइज -1 ना हो तब तक ये लूप चल सकता है। और साथ में हम लोग i की वैल्यू इंक्रीमेंट भी कराते चलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग scanf फंक्शन के थ्रू इनपुट लेना है। इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने i वेरिएबल का यूज किया है तो हमें इसे डिक्लेयर भी करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं इसको int i। अब हमें अपने एरे में इनपुट लेना है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा scanf फंक्शन के थ्रू इनपुट ले सकते हैं। scanf, हमें इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है, तो यहाँ पे हम %d का यूज़ करते हैं एंड %a, और i का यूज़ करते हैं वेरिएबल का। अब इससे होगा क्या कि i एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है बार बार चेंज हो रही है। इससे क्या होगा कि हमें अपने एरे में एलिमेंट इंसर्ट कराने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इस कोड को लिख कर वहाँ पे। नाउ अब हम लोग इस कोड के थ्रू समझते हैं कि हम लोग एरे में इनपुट कैसे ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यूज़र को फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैसेज मिलेगा, इंटर द एरे एलिमेंट। उसके बाद हम लोगों ने फॉर लूप का यूज़ किया है, जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल i की वैल्यू 0 इनिशलाइज की है। तो हमारी i की जो वैल्यू है वो है 0। अब हम लोगों ने एक कंडीशन लगाया हुआ है यहाँ पे, i की वैल्यू तब तक चलेगी जब तक वो लेस देन और इक्वल टू साइज -1 ना हो। मतलब i की वैल्यू हमारी जब तक चलेगी जब तक i लेस देन और इक्वल टू, अब साइज़ की वैल्यू हमारी कितनी है, हम लोगों ने सपोज किया है कि यूज़र ने 5 इनपुट कराया हुआ है, जो उसको साइज़ चाहिए वो 5 है, ये 12 नहीं है। तो यूज़र ने जो साइज़ इनपुट कराया वो 5 है, तो 5 - 1 = 4। अब i की वैल्यू तब तक चलेगी जब तक वो लेस देन और इक्वल टू 4 ना हो जाए। हमारी इनिशियल वैल्यू i की कितनी है, 0 है। अब क्या होगा कि यहाँ पे i की वैल्यू हमारी चूँकि 0 है, अब हम कंडीशन चेक होगा कि क्या i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 है। हाँ है, क्योंकि हमारी i की वैल्यू इनिशियली 0 इनिशलाइज की गई है। तो हमें इस लूप में एंटर करने का मौका मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे scanf फंक्शन के थ्रू इनपुट ले सकते हैं, चूँकि अब यहाँ पे i की जो वैल्यू है वो इनिशियली 0 हम लोगों ने असाइन कराई है। तो जो इनपुट scanf फंक्शन के थ्रू यूज़र से लेंगे हम, वो इनपुट जो है वो A0 पे जाने वाली है। तो A0 मतलब ये, अब सपोज़ कि यूज़र ने इनपुट दिया 2। अब क्या होगा कि ये कंट्रोलर जो है वो यहाँ जाएगा i++ के पास। अब i++ की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, वो 0 से क्या हो जाएगी, i की वैल्यू 1, i++ मतलब 1 इंक्रीमेंट। अब अगेन कंडीशन चेक करेगा कि i की वैल्यू लेस देन साइज -1 है, मतलब कि i की वैल्यू जो 1 है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है। हाँ है, तो अगेन हम इस लूप के अंदर आ जाएंगे। तो फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे i की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। अब जो इनपुट जाएगी वो A1 पर जाएगी, मतलब कि इस ब्लॉक पर जाने वाली है इस बार इनपुट। तो सपोज यूज़र ने इनपुट दिया 8। अब अगेन इनपुट देने के बाद ये कंट्रोलर यहाँ से यहाँ जाएगा, i की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट करेगा। i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 1 से 2। अगेन कंडीशन चेक करेगा
कि क्या 2 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है। हाँ है, ये कंडीशन ट्रू है। तो ये अगेन इस लूप के अंदर हम लोग चले आएंगे। इस लूप के अंदर आने के बाद यहाँ अगेन आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2। अब जो इनपुट आएगी वो A2 पर आएगी, मतलब कि इस ब्लॉक पे आने वाली है। सपोज कि जो यूजर ने यहाँ पे इनपुट दे दिया 11। अब अगेन कंट्रोलर जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, आई की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से 3। अगेन ये कंडीशन चेक करेगा क्या 3 जो वैल्यू है वो हमारी लेस देन और इक्वल टू 4 है। हाँ है, क्योंकि ये 4 से छोटी है। तो अगेन ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अगेन ये कंडीशन ट्रू होने के कारण हम अगेन इस ब्लॉक के अंदर चले आएंगे। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई है 3। अब जो इनपुट आएगी वो A3 पर आने वाली है, मतलब इस ब्लॉक पे आने वाली है। तो सपोज कि यूज़र ने इनपुट दे दिया यहाँ पे 4। अब क्या होगा कि कंट्रोलर अगेन यहाँ से इस i++ पे आएगा, i की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देगा ये। तो i की वैल्यू अब यहाँ क्या हो जाएगी 3 से 4। अगेन ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या i की वैल्यू जो 4 है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है। तो अगेन हमें एक बार और इस लूप के अंदर जाने का मौका मिल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगी i की वैल्यू यहाँ पे A4 हो जाने वाली है। तो अब जो इनपुट आएगी वो हमारी आएगी A4 पर। तो सपोज़ कि जो यूज़र ने इनपुट दे दिया 9। अब क्या होगा अगेन हमारा जो कंट्रोलर है वो यहाँ से जाएगा i++ पे। i++ पे जाने पे i की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी। 4 से अब क्या हो जाएगी 5। अब ये कंडीशन फिर से चेक करी जाएगी कि i की वैल्यू जो हमारी है वो 5 हो चुकी है, वो 4 से लेस देन या इक्वल है। तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो जा रही है। अब हम इस लूप के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने एरे में जो साइज़ ली थी 5, उस 5 साइज़ की एरे में हम लोगों ने इनपुट करा लिया। अब हम लोग आगे देखने वाले इंसर्शन पार्ट को। बेसिकली हम इंसर्शन भी 3 वे से कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने एरे में। या तो हम पहले प्लेस पे कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, या तो हम एंड प्लेस पे कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर इस 5 प्लेस में से कहीं भी यूज़र जो है अगर सेलेक्ट करता है पोजीशन, उस पोजीशन पे हम इंसर्शन कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे इंसर्शन वाले पार्ट को देखते हैं। उससे पहले मैं इन सारे चीज़ों को हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। नाउ गाइस हम बेसिकली हम एरे में इंसर्शन 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट एट बिगिनिंग, सेकेंड एट एनी पोजीशन, एंड थर्ड एट एंड। सो गाइस ये 3 तरीके से हम एरे में इंसर्शन कर सकते हैं। या तो आप एरे में पहले प्लेस पे एरे के एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हो, या आप लास्ट पोजीशन पे भी एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं। एंड आप इस 5 पोजीशन में से किसी भी पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हो। तो हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। तो पहले हम लोग समझने वाले कि हम पहले प्लेस पे किसी भी एलिमेंट का इंसर्शन कैसे करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात होगी, हम पहले प्लेस पे एलिमेंट इंसर्ट तो कराएंगे, लेकिन ये जो पहला एलिमेंट है ये हमारा ओवरराइट नहीं होना चाहिए, मतलब कि डेटा का लॉस नहीं होना चाहिए। उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम ऐसे अपने प्रोग्राम में कोड लिखेंगे जिसके द्वारा हमारा ना डेटा लॉस हो और हम पहले पोजीशन पे इंसर्शन भी करा सकें। तो पहले हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार हम इसे मैनेज करेंगे, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसको समझते हैं। उसके बाद हम लोग कोड लिखते हैं। सो गाइस अब हम लोग समझते हैं कि हम पहले प्लेस पे वैल्यू का इंसर्शन कैसे करा सकते हैं। अपने एलिमेंट को राइट साइड में शिफ्ट करना होगा। इससे क्या होगा, अगर ये एलिमेंट शिफ्ट होकर यहाँ चला आता है इस लोकेशन पे, देन ये एलिमेंट चला आता है इस लोकेशन पे, देन ये एलिमेंट जो है इस लोकेशन पे चला आता है, फिर देन अगर ये एलिमेंट इस लोकेशन पे चलाएगा, फिर उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट जो है वो भी इस लोकेशन पे आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे पहले प्लेस पे किसी भी एलिमेंट का इंसर्शन करा सकते हैं। तो हमें इसमें बेसिकली शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो हम पहले इस कोड को करते हैं, उसके बाद हम इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो चलिए पहले हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, void। फंक्शन का नाम हम लोग रखते हैं इंसर्ट एट बिगिनिंग। तो लिखते हैं इसे
इंसर्ट एट बिगिनिंग, ये हमने एक फंक्शन बना लिया। अब चूंकि हमें पहले प्लेस पे एलिमेंट इंसर्ट करानी है तो इंसर्ट तो हम बाद में कराएंगे, बट हमें इंसर्ट करने से पहले वो एलिमेंट भी हमारे पास होना चाहिए। तो इसके लिए हम यूजर से एक एलिमेंट लेंगे। उसके लिए हम यूजर को एक मैसेज देते हैं, printf enter the element। \n। नाउ अब हम scanf फंक्शन के थ्रू उस एलिमेंट को हम यूजर से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम scanf फंक्शन लिखते हैं %d, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है, एंड %element। अब जो यूजर इनपुट कराएगा एलिमेंट वो ईयरली नामक वेरिएबल में आने वाला है। क्योंकि हमने इस वेरिएबल का यूज किया है इस फंक्शन के अंदर, तो हमें इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं। ये इंटीजर टाइप का होगा, इंट ईयरली। सपोज कीजिए जो एलिमेंट की वैल्यू है, जो एलिमेंट यूजर ने दिया है वो है 56। ना अब हम लोग शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे 9 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 4 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे इस ब्लॉक में, 11 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 8 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 2 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, एंड देन 56 को हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे इस प्लेस पे। तो चलिए इसके लिए हम पहले कोड लिखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि शिफ्टिंग हो कैसे रही है एक्चुअली। ना हम लोग आगे कोड लिखते हैं, फॉर i एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लोग साइज -1 की वैल्यू असाइन कर देते हैं। और ये लूप कब तक चलेगा उसके लिए कंडीशन लिखते हैं, जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है तब तक ये लूप चल सकता है। और i की वैल्यू हम लोग 1 by 1 डिक्रीमेंट करते जाएंगे। चूँकि हमने यहाँ पे i वेरिएबल का यूज़ किया है तो हमें यहाँ पे i को भी डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग i लिख देते हैं। चूँकि इंटीजर टाइप का है तो हम इसमें कॉमा लगा कर आगे लिख दिए। अब हम यहाँ पे एक लॉजिक लिखेंगे जिसके द्वारा हमारे एरे के जो एलिमेंट है वो शिफ्ट होंगे। वो लॉजिक होगा ai+1 में हमारी ai की जो वैल्यू है वो असाइन हो जाए। इस लाइन से जो है हमारी शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगी। नाउ अब हम लोग समझते हैं शिफ्ट ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म हो कैसे रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने i में जो है साइज -1 की वैल्यू असाइन करी है। मतलब ये है कि हमने जो वेरिएबल i लिया है उसमें हम लोगों ने साइज -1 की वैल्यू असाइन करी है। अब ये जो साइज है इसकी वैल्यू क्या है देख सकते हैं आप, 5 है साइज की वैल्यू, तो ये 5 हो जाएगा यहाँ -1, मतलब हमने i में जो वैल्यू असाइन करी है वो है 4। सो हमारी कंडीशन क्या है, i की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं ये लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है और कैसे शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी i की वैल्यू तो 4 है और यहाँ पे कंडीशन जो है वो क्या होगी, i की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है या इक्वल है। सो हाँ हमारी i की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। सो हमारी कंडीशन ट्रू है। तो हम इस लूप के अंदर चले आएंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, ai+1, i की वैल्यू हमारी कितनी है 4 और +1 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब ये है कि a5 में एक वैल्यू असाइन होगी, वो वैल्यू होगी i की वैल्यू कितनी है, इस i की वैल्यू 4 है 4। सो a5 में जो वैल्यू असाइन होगी वो होगी a4 की। हमारा a5 तो ब्लैंक है, खाली है, और a4 की वैल्यू 9 है। इस तरह क्या होगा, ये 9 जो है ये यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा कह सकते हैं, या फिर इंसर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा,
ये कंट्रोलर यहाँ जाएगा, आई की वैल्यू आई माइनस माइनस है तो 1 डिक्रीमेंट कर देगी। अब क्या होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब अगेन ये कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। हाँ, चूँकि हमारी वैल्यू 3 है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। सो अगेन ये लूप के अंदर हम इंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 + 1 4। A4 में अब जो वैल्यू असाइन होने वाली है वो होने वाली है A। अब यहाँ आई की वैल्यू केवल चाहिए तो A3 की वैल्यू जो है वो A4 में असाइन होने वाली है। तो A3 की वैल्यू जो है वो ये है और ये A4 में असाइन हो जाएगी। असाइन होने के बाद ये क्या होगा, ये 4 जो है इसको ओवरराइट कर देगा, यहाँ पे 4 कॉपी हो जाएगा। अब अगेन कंट्रोलर यहाँ से यहाँ जाएगा, आई की वैल्यू 1 डिक्रीमेंट कर देगा। डिक्रीमेंट करने पे क्या होगा, आई की वैल्यू 3 से 2 हो जाएगी। 2 होने पे फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। हाँ, ग्रेटर देन है, कंडीशन ट्रू है। अगेन हम इस लूप में इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 मतलब 2। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 + 1 3। अब A3 में हमारा जो है A2 की वैल्यू चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है तो ये A2 बन जाएगा, ये A2 बन जाएगा और ये A3 बन जाएगा। A3 में जो है वो A2 की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, A2 की जो वैल्यू है A3 में असाइन होगी तो यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे 11 ओवरराइट हो जाएगा, यहाँ पे 11 कॉपी हो जाएगा। अब क्या होगा, कंट्रोलर अगेन यहाँ से अगेन यहाँ पे जाएगा और एक आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। अब आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, 1। अगेन कंडीशन हम चेक करेंगे, 1 जो है ग्रेटर देन 0 है। अगेन कंडीशन ट्रू हो जाएगा, हम इस लूप के अंदर चले जाएंगे। अगेन अब क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 + 1 = 2। अब A2 में जो है वैल्यू जाएगा, यहाँ आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की वैल्यू A1 की वैल्यू जो है वो A2 में असाइन हो जाएगी। तो A1 की वैल्यू 8 है जो A2 में असाइन हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, 8 जो है यहाँ से यहाँ असाइन हो जाएगा, ये 8 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अगेन कंट्रोलर यहाँ से यहाँ जाएगा, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 से 0। अब कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू जो 0 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल है। तो अगेन हम एक बार और इस लूप के अंदर चले आएंगे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू, यहाँ पर आई की वैल्यू जो है वो 0 हो चुकी है। तो यहाँ बचेगा क्या, A1। तो A1 में जो है A0 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो आई की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, तो A0 की जो वैल्यू है वो A1 में असाइन हो जाएगी। मतलब कि ये जो A0 की वैल्यू है वो A1 में असाइन हो जाएगी। ये जो 2 है ये यहाँ कॉपी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो हमारी एलिमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो चुकी है। अब हम इस 56 को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। तो हम आगे का कोड लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, सारा वैल्यू तो हमने शिफ्ट करा लिया। अब A0 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इसकी जो इंडेक्सिंग नंबर है वो है A0। अब हम A0 में डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं। तो हमें यहाँ सिंपल सा एक लाइन लिखना होगा, A0 में हम इंसर्ट करा दे रहे हैं एलिमेंट जो हमने यूजर से इनपुट लिया वो ईयरली वेरिएबल में, तो हम इसे सिंपली इसमें असाइन कर देंगे। अब ईयरली वेरिएबल में जो हमने यूजर से इनपुट ली थी उसे सिंपली हमने A0 में असाइन करा दिया। तो होगा क्या, इससे ये जो 56 है वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा सिंपली। सो इस प्लेस पे इंसर्ट हो जाएगा 56। इस प्रकार आप देख सकते हैं जो पहले प्लेस पे बिगिनिंग में हमने एरे के वैल्यू को इंसर्ट करा डाला। अब आप एक चीज़ और नोटिस करें, जो हमारे एरे की साइज़ थी वो पहले थी 5, अब जो एरे की साइज़ है वो क्या हो चुकी है 6, क्योंकि देखिए पहला एलिमेंट वहाँ इंसर्ट है। सो फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये हुआ, 3 ये हुआ, 4 ये हुआ, 5 ये हुआ, 6 ये हुआ। चूँकि हमने एक एलिमेंट और इंसर्ट कराया है तो हमारी एरे की साइज़ जो है वो बढ़ चुकी है।
तो अब हमें क्या करना होगा, ये 5 को जो है उसको हटाकर साइज़ की वैल्यू जो है वो हमें 6 करनी होगी। तो इसके लिए भी हम कोड में कुछ ना कुछ लिखना होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक लाइन लिख देंगे, साइज प्लस प्लस। इससे बस क्या होगा, जो साइज हमारी 5 थी वो इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगी। इस तरह हमने साइज को भी इंक्रीमेंट करा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हमें पहले प्लेस पे जब इंसर्शन कराना है तो सिंपली हम पहले यूजर से एक एलिमेंट लेंगे, उसके बाद हम एक लूप की मदद से एलिमेंट को राइट शिफ्ट कराएंगे, क्योंकि हमने सारी वैल्यू को राइट शिफ्ट करा दी है। और पहला ब्लॉक जो है वहाँ पे हम सिंपली 56 इंसर्ट कर सकते हैं। इससे हमारा कोई भी डेटा जो है वो लॉस नहीं हुआ। सो इस तरह आप एरे के बिगिनिंग में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करा सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम अलग अलग लॉजिक के द्वारा भी ये काम कर सकते थे। मैंने इस लॉजिक से इस काम को किया, आप यहाँ पे अपने लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग आगे के 2 इंसर्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।